हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ करंट अफेयर्स एंड न्यूज एनालिसिस बाय आरोहन सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट। आज हम लोग बात करेंगे 7 और 8 जून 2023 के अहम करंट अफेयर्स और न्यूज एनालिसिस। सेशन को शुरू करने से पहले बस इतना ही कहना है सबसे कि तैयारी सबकी एक बराबर नहीं होती है, तैयारी सबकी एक पेस पर नहीं चलती है, बस तैयारी चलते रहनी चाहिए, है ना। और सबको पता है कि यूपीएससी एक मुशायरा जैसा है। जैसे इस मुशायरे में शायर आते हैं, चले जाते हैं, कोई दूसरे शायर जैसा टॉपर बन के यहाँ पर तालियां बटोर लेता है, तो कोई ऐसे ही ताली बजाता रह जाता है। तो अपने पेस पे प्रिपरेशन को जारी रखें, ठीक है। आपको बता देना चाहता हूं मैं कि इस सेशन के एंड में मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंस और प्रीलिम्स के कुछ क्वेश्चंस, मेंस का क्वेश्चन तो आप लोग जरूर देखें जो इस सेशन से ही रिलेटेड होगा। सेशन को मिस ना करें, पूरा सेशन को देखें। बढ़ते हैं आर्टिकल्स पे। आर्टिकल्स पे आगे बढ़ने से पहले आरोहन सिविल सर्विसेज इंस्टीट्यूट के जो 3 इयर्स इंटीग्रेटेड सिविल सर्विस फाउंडेशन कोर्स है, उसका जो एडमिशन है वो अभी चल रहा है। उस पर आप लोग रजिस्टर कर सकते हैं हमारे वेबसाइट पे, या हमारे नंबर्स पे आप लोग कांटेक्ट करके भी इंफॉर्मेशंस गैदर कर सकते हैं। इस कोर्स के लिए जल्दी अप्लाई करें। जो बैच है वो इसी वीक शुरू होने जा रहा है। चलिए, सबसे पहला चीज जो 7 जून को हम लोगों ने देखा कि गवर्नमेंट ने सेंटर को फटकारा है। फटकारा है किस बात पे? कि आप शाफ को ग्रेन से अलग करें। व्हाट इज शाफ फ्रॉम ग्रेन? शाफ जो होता है दैट इज द रेसिड्यू। रेसिड्यू किससे ऊपर से किससे निकलता है? दैट केम आउट फ्रॉम द ग्रेन्स, जो कि काम में नहीं आता है। तो गवर्नमेंट ने यह कहा है कि जो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट है उसके ऊपर एक इंक्वायरी चल रही है। इंक्वायरी किस बात की? जो इरेगुलरिटीज है, द इरेगुलरिटीज रिगार्डिंग द पेमेंट ऑफ वेजेस अंडर द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, दैट इज कॉमनली नोन एज द मनरेगा। सो कैलकाटा हाई कोर्ट में जो पिटीशन डाला गया था उस पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके अगेंस्ट ये एक्विजिशन था कि वो वेजेस को पे नहीं कर रही है टू द स्टेट गवर्नमेंट, और इसी कारण स्टेट गवर्नमेंट इज नॉट एबल टू पे द वेजेस टू द लेबरर्स अंडर द मनरेगा। इसी में अगर हम लोग बात करें तो मनरेगा है क्या, हमारे लिए इंपॉर्टेंट वो है कि मनरेगा है क्या। और इससे आपको यह भी पता चल जाता है कि द फंड एलोकेशन जो इसमें होता है, आप लोग इसको रेफर कर सकते हैं। इसके रेफर करने के लिए आप जो हमारा GS3 पेपर है उसका जो इकोनॉमी वाला पार्ट है, क्यों? क्योंकि मनरेगा जो है इट इज प्राइमरीली एसोसिएटेड पॉवर्टी एलिवेशन, इंक्रीजिंग द परचेजिंग पावर ऑफ द रूरल हाउस होल्ड्स, ये सबसे रिलेटेड है। तो GS3 इकोनॉमी में आप लोग इसको रिलेट कर सकते हैं। पॉलिसी फॉर्मेशन, इंक्लूसिविटी, ये सब चीजों में आप इस चीज को रिलेट कर सकते हैं। बात करते हैं मनरेगा है क्या। सो जो मनरेगा है इट इज एक्चुअली अ रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इट वाज legislated on August 2005. It's a UPA legislation. इसके अंडर में 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट मिलता है। जब 2014 में एनडीए की सरकार आई थी इस पर बहुत बात हुआ था कि अब मनरेगा को हटा देना चाहिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने भी इसके बारे में बहुत क्रिटिसाइज किया था इसको। बट आफ्टर डिमोनिटाइजेशन, जीएसटी एंड फाइनली द पेंडेमिक, इन तीनों के बेसिस पे जो देखा गया कि मनरेगा हैज केम आउट एज अ सिंगल सोर्स ऑफ प्रोवाइडिंग एडिक्वेट मेजर्स, एडिक्वेट फाइनेंशियल एड्स टू द रूरल हाउस होल्ड। इसके अलावा गवर्नमेंट के पास कोई दूसरा आइडिया गवर्नमेंट को दिखा ही नहीं, ठीक है। गवर्नमेंट ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना करने की कोशिश की। गवर्नमेंट ने और भी बहुत सारे स्कीम्स रूरल हाउस होल्ड्स को इंक्लूसिव करवाने के लिए इकोनॉमी में बहुत सारे स्कीम्स लाने की कोशिश की, पर मनरेगा अपने जगह पर सीधा खड़ा है, इसको कोई हाथ ही नहीं लगा पाया है, ठीक है। सो इट गिव्स अ लीगल गारंटी ऑफ 100 days एम्प्लॉयमेंट। लीगल गारंटी मीन्स
लॉ का गारंटी है कि 100 डेज का काम मिलना ही है, या नहीं तो अगर उसको 100 डेज से कम काम मिलता है तो उस पे जो है उनको एक अलाउंस मिलेगा, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस जो है वो उनको उसके बेसिस पे मिलेगा। एक दूसरा जो आजकल चल रहा है दैट इज जो डिजिटाइजेशन ऑफ मनरेगा है, इसको भी आप लोग रिवाइज करके जाएं तो मेरे ख्याल से बढ़िया रहेगा। दैट इज द डिजिटाइजेशन जो प्रोसेस है उसके जो लूप होल्स है, दैट इज कुछ ऐसे भी गांव है जहां पर मनरेगा है लेकिन वहां पर डिजिटलाइजेशन करने का कोई रास्ता नहीं है। इसके कारण जो है पीपल पीछे छूटते जा रहे हैं, सिटीजन्स को अपना हक नहीं मिल रहा है। काम तो वो कर रहे हैं क्योंकि जो अटेंडेंस का प्रोसेस है उसमें अभी फोटोज को मैंडेटरी कर दिया गया है, तो फोटो को खींचना फिर उसको साइट्स पे अपलोड करना, ये कई जगहों पर मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तो डिजिटाइजेशन ऑफ मनरेगा को भी आप लोग एक बार छूकर जरूर जाएं, ये आप लोगों को GS3 पार्ट में बहुत हेल्प करेगा। नाउ हु इज द मॉनिटरिंग अथॉरिटी ऑफ द मनरेगा, क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। इट इज द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, जो किसके साथ काम करता है, इन एसोसिएशन विद द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट के जो रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री होता है वो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसके साथ मिलकर के काम करता है। ठीक है, इस एक्ट को क्यों इंट्रोड्यूस किया गया था, अगर आप लोग इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं तो दिस एक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड फॉर इंप्रूविंग द परचेजिंग पावर ऑफ द रूरल पीपल। ओके, नाउ प्राइमरीली व्हाट, प्राइमरीली सेमी स्किल्ड लेबर और अनस्किल्ड लेबर, इसको ध्यान रखें, स्किल्ड लेबर के लिए ये काम नहीं है। ठीक है, बट हम लोग अगर गांव की तरफ देखें तो बहुत सारे स्किल्ड लेबर भी इस काम को करते हैं। ठीक है, जब एग्रीकल्चरल में हम लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट दिखता है, एक टाइम होता है जो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट जो एग्रीकल्चरल में दिखता है, जब एक सीजन आता है जब एग्रीकल्चरल लेबरर के पास कोई काम नहीं होता है, देन द ओनली वर्क ही हैज टू डिपेंड इज द मनरेगा। इन सब चीजों को आप लोग अपने आंसर में अगर इंक्लूड करें तो उसमें आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स आप इंश्योर कर सकते हैं। ठीक है, तो पीपल लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन, जो BPL, जो बिलो पॉवर्टी लाइन वाले लोग हैं, उनके लिए, सेमी एंड अनस्किल्ड लेबरर्स के लिए ये एक्ट जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, इट इज दैट्स वाई, अगर आप लोग कंक्लूड करना चाहें आंसर को, सो इट इज दैट्स वाई अ ब्रिज टू गैप द to fulfill the gap between the rich and the poor in the country. So मैंने इस पूरे स्लाइड में आपको एक पूरे आंसर का स्ट्रक्चर बता दिया है कि आप लोग कैसे मनरेगा के ऊपर अगर कोई आंसर आए तो उसको आप कैसे एड्रेस करें। ठीक है, इसीलिए मैं बोलता हूं सेशन के एंड में जो मेंस के आंसर राइटिंग के हमारे क्वेश्चंस होते हैं या प्रीलिम्स के जो क्वेश्चन होते हैं उनको मिस ना करें। आप लोग, बहुत लोग होते हैं जो धीरज नहीं रखते हैं, बी पेशेंट, पूरे सेशन को देखें, पूरा सेशन ही आपके लिए कामगार होगा। शुरू के 2 आर्टिकल्स पढ़ लिए सर, उसके बाद किसी का मैसेज आ गया, हम लोग निकल गए साइट से। तो जब आप वीडियो से निकल जाते हैं तो आप सिर्फ वीडियो से निकल नहीं जा रहे हैं, आपके लाइफ से कुछ मिनट नहीं निकल जा रहे हैं, आपका पूरा करियर आप यहां से निकाल के लेके जा रहे हैं, ये मैं गारंटी आपको दे सकता हूं। ठीक है, बात करते हैं दूसरे सेशन की, दूसरे एलिजिबिलिटी की। नाउ एलिजिबिलिटी अगर बात करें, सो a person must be a citizen of India and must have completed 18 years of age and he must be a part of a local household. ठीक है, तो applicant must volunteer for unskilled labor. So इन सब का जो मोटिव है that is to create some asset. Asset creation अभी मनरेगा का one of the most important जो objective है that is asset creation. Asset creation भी हो रहा है, लोगों का purchasing power, जैसे आप इस फोटो में देख सकते हैं, इट्स एक पॉन्ड बनाया जा रहा है। ठीक है, प्रधानमंत्री की जो योजनाएं हैं, हर घर जल योजना, जल जीवन मिशन, उसके अंडर में ये जो पॉन्ड्स, जो पानी की व्यवस्था हर गांव में करने की जो बात है जो प्रधानमंत्री जी करते हैं, उसमें भी मनरेगा का एक दूसरा हम लोग कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट मनरेगा। बात करते हैं अगले आर्टिकल के बारे में। इसको आप GS3 साइंस एंड टेक के साथ रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, GS3 साइंस एंड टेक के साथ कैसे रिलेट कर सकते हैं कि दिस इज अबाउट द सैटेलाइट इमेजरी, बट द सैटेलाइट इमेजरी जो है, जो गवर्नमेंट ऑफ असम करेगी, वो किसके अंडर में करेगी, कैसे करेगी? सो द सैटेलाइट इमेजरी गवर्नमेंट क्यों कर रही है?
गवर्नमेंट कर रही है पीएम गति शक्ति, यानी कि इट इज अ प्रोग्राम दैट विल कोलैबोरेट बिटवीन द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड मिनिस्ट्रीज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स, जिससे हम इंफ्रास्ट्रक्चरल जो काम है उस पे स्पीड अप कर सके। नाउ द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ असम इसी को मद्देनजर रखते हुए क्या कर रही है, एक हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट इमेजरी करने वाली है एंटायर स्टेट की। किसके लिए? फॉर इंप्लीमेंटिंग प्रोजेक्ट्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फॉर फ्यूचर प्लानिंग फॉर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स। नाउ द गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट के पास तो इसका कोई एजेंसी है नहीं जो ये काम को कर सके, तो गवर्नमेंट इसके लिए क्या कर रही है, दी एनआरएससी, दैट इज दी नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, जो इसरो की एक सिस्टर कंसर्न है, इसके साथ मिलकर के जो एनआरएससी यानी कि नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर के जो एम्पैनल कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनको बिड करने के लिए बोला गया है। किसके लिए? कि फोटोज को वो इमेजेस को वो क्लिक कर सके थ्रू सैटेलाइट्स। अब सिर्फ फोटो सैटेलाइट से क्लिक हो गया, उसके बाद सीधा गवर्नमेंट आया उसको सारे इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स के लिए ओपन कर दे, ऐसा नहीं है। अगर आप लोग इंटरनल सिक्योरिटी के एंगल से देखें तो ये जो पूरा फोटोग्राफ है इसको पहले इसरो के पास भेजा जाएगा। इसरो इस चीज को एंश्योर करेगी कि इन सैटेलाइट इमेजरी में किसी भी नेशनल सिक्योरिटी रिलेटेड इमेजेस को रिवील नहीं किया जा रहा है। फॉर एग्जांपल मिलिट्री सेटअप्स, फॉर एग्जांपल डिफरेंट काइंड्स ऑफ डैम्स, जो कि नेशनल सिक्योरिटी को हैम्पर कर सकता है, ऐसे इमेजेस को हटाने के बाद ही इसरो इसको पीएम गति शक्ति में इंक्लूड करेगी। ठीक है, बात करते हैं छोटे से कि पीएम गति शक्ति है क्या। नाउ पीएम गति शक्ति का जो नाम है दैट इज नोन एज द नेशनल मास्टर प्लान फॉर मल्टी मोडल कनेक्टिविटी। नाउ व्हाट आर द डिफरेंट मोड्स अंडर दिस मल्टी मोडल कनेक्टिविटी? दीज आर दी 16 डिफरेंट मिनिस्ट्रीज, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे एंड मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट भी एक बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। ठीक है, ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसमें हर एक मिनिस्ट्री दूसरे मिनिस्ट्री के इंफॉर्मेशंस को एक्सेस कर सकता है, जिससे हर एक मिनिस्ट्री अपने मिनिस्ट्री के अंडर चल रहे इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स को एक सीमलेसनेस दे सके। ठीक है, नाउ दिस मल्टीमोडल कनेक्टिविटी इज ट्राइंग टू प्रोवाइड एन इंटीग्रेटेड एंड सीमलेस कनेक्टिविटी फॉर मूवमेंट ऑफ पीपल थ्रू रोड, एयर, वाटर, movement of goods and services from one mode of transport to another। ठीक है, ये क्या करना चाहता है? इट इज ट्राइंग टू प्रोवाइड अ लास्ट माइल कनेक्टिविटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, और लोगों के लिए जो ट्रैवल टाइम है उसको भी कम करना चाहता है। ठीक है, नाउ एग्जाम में जो क्वेश्चन आप लोगों को फेस करना पड़ सकता है दैट इज दी 6 पिलर्स। ठीक है, नाउ व्हाट आर दोस 6 पिलर्स ऑफ पीएम गति शक्ति? दैट वन इज द कॉम्प्रिहेंसिवनेस, कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए। प्रायोरिटाइजेशन, कैसे इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स में किसको हम लोग प्रायोरिटाइज करें। ऑप्टिमाइजेशन, हर एक काम को कैसे ऑप्टिमल वे में किया जा सके। दूसरा है सिंक्रोनाइज करना, हर एक मिनिस्ट्री के काम को कैसे सिंक्रोनाइज करके किया जा सकता है। हम लोग एक मीम बहुत देखते हैं फेसबुक में कि क्या होता है कि पहले रोड बनता है, उसके बाद पीएचई यानी कि पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग को याद आता है कि अच्छा रोड के नीचे से तो पाइप भी डालना था, फिर क्या करना पड़ता है, रोड को फिर से काटना पड़ता है पाइप डालने के लिए। सो ये एक सबसे फालतू एग्जांपल है कि एक अच्छा सा रोड बना दिया, उसके बाद पीएचई को याद आया कि अच्छा अभी तो ड्रिंकिंग वाटर का भी फैसिलिटी देना है, बाद में किसी गैस पाइपलाइन को याद आएगा अच्छा अभी तो मेरे को रास्ता काटना है। ठीक है ना, सो दिस इज जिसको हम लोग अवॉइड करना चाहते हैं रिगार्डिंग दिस। ठीक है, सो सिंक्रोनाइजेशन और डायनामिक प्रोसेस हम लोग को चाहिए कि कैसे काम को डायनामिकली हम लोग असेस कर सके। सो दिस इज ऑल अबाउट पीएम गति शक्ति। ठीक है, और द नेशनल मास्टर प्लान फॉर मल्टी मोडल कनेक्टिविटी, एक भी पॉइंट आप छोड़ के नहीं जा सकते। ठीक है, और ये चीजें आपको किसी भी किताब में नहीं मिलेगी। किसी भी किताब में आपको पीएम गति शक्ति के बारे में अलग से बताया थोड़ी रहेगा। तो जो लोग अभी भी किताब लेके बैठे हैं थोड़ा सा सोच के देखें, है ना, थोड़ा सा सोच के देखें कि आगे क्या आने वाला है। बात करते हैं अगले आर्टिकल के बारे में। नाउ मैंने 1 जून 2023 का जो करंट अफेयर का सेशन है, इस सेशन को खत्म होने के बाद आप लोग उस सेशन में जरूर जा करके
एमएसपी वाला टॉपिक पढ़े। क्यों? क्योंकि वहां पर भी हम लोगों ने पढ़ा था कि गवर्नमेंट ऑफ आसाम जो है वो क्या कर रही है कि अभी एमएसपी को इंक्रीज कर रही है अलग अलग क्रॉप्स पे। ठीक है, गवर्नमेंट जो है वो किस पे कर रही है? अलग अलग क्रॉप्स पे। स्टेट गवर्नमेंट भी प्रोवाइड कर रही है। तो एमएसपी वाला जो टॉपिक है उसको भी आप लोग एक बार 1 जून वाला भी देख लें, वहां पर भी मैंने एमएसपी डिस्कस कर रखा है। ठीक है, उस पर बताया गया था कि जो मस्टर्ड है, मस्टर्ड का एमएसपी गवर्नमेंट ने, असम गवर्नमेंट ने इंक्रीज किया था। सो द कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, ठीक है, अगर आप लोग ध्यान रखें, दिस इज नॉट द कमिटी जो एमएसपी डिसाइड करती है। एमएसपी कौन डिसाइड करता है? किसका रिकमेंडेशन पे एमएसपी डिसाइड किया जाता है? दैट इज द कमिटी ऑन एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसिंग, द CACP। बट द कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स क्या करती है? ये अप्रूवल देती है किसको? मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे जो इंक्रीज है उसको। किस पे? खरीफ क्रॉप्स पे, जो दिया है गवर्नमेंट ने वेडनेसडे को। ठीक है, अगर आप लोग क्रॉप्स की बात करें तो इसमें जो सीरियल क्रॉप्स हैं, खरीफ सेशन मींस जो मॉनसून वाले क्रॉप्स हैं हमारे, उसमें सीरियल क्रॉप्स यानी कि जो दाल या सीड्स टाइप के जो क्रॉप होंगे उस पे एमएसपी जो बढ़ा है, उस पे जो मूंग है, मूंग जो है उस पे सबसे ज्यादा बढ़ा है। ठीक है, अगर आप लोग ध्यान होगा कि खरीफ में कितने क्रॉप्स हैं? देयर आर 14 खरीफ क्रॉप्स। ठीक है, सो उसमें से मूंग इज दी हाईएस्ट, जिसमें 8,558 रुपीज पर क्विंटल किसानों को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद जो सेसमे है यानी कि जो तिल है, तिल पे भी सेकेंड हाईएस्ट हाइक देखने को मिला है। सो इससे आप क्या कर, इसको आप किससे रिलेट कर सकते हैं? इसको आप एग्रीकल्चर से रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब क्योंकि इसमें एमएसपी की बात आएगा तो एमएसपी के बाद पे आप इस पे जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, उसी के साथ साथ आप यहां पर क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की तरफ गवर्नमेंट कैसे जा रही है आप देख सकते हैं, है ना। तो तिल का खेती, मूंग दाल का खेती, गवर्नमेंट चाहती है कि इस पे एक इम्पेटस प्रोवाइड करे ताकि मूंग दाल का खेती हो या तिल का खेती हो, इस तरह के खेतियों पे किसान अभी ज्यादा जोर दे, ना कि वही व्हीट, वही पैडी, वही बनाते रहे। जैसे गवर्नमेंट इस बार मिलेट का प्रोग्राम चला रहा है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स पे। ठीक है ना, श्री अन्न जिसको कहा जा रहा है। तो क्यों गवर्नमेंट मिलेट पे फोकस कर रही है इतना ज्यादा? क्योंकि मिलेट ही हमारा खाना था, इंपॉर्टेंट खाना, जो कोर्स ग्रेन होते हैं, रागी, बार्ली, है ना, तो ये सब हमारा खाना हुआ करता था। लेकिन हम लोग ने क्या किया? वही हम लोग पैडी पे आ गए, वही हम लोग व्हीट पे आ गए, जिसपे हम लोगों को बहुत ज्यादा बीमारी देखने को मिलता है। तो इससे बचने के लिए गवर्नमेंट भी मिलेट पे ज्यादा फोकस कर रही है। ठीक है, तो आप लोग मिलेट वाला भी चीज जरूर एक बार देख करके जाएं, मेंस के लिए बहुत काम में आने वाला है। मैं भी आगे मिलेट्स पे एक वीडियो जरूर यहाँ पे डालूंगा। हमारे चैनल को आप लोग अगर सब्सक्राइब करेंगे तो आप लोगों को उस पे जो वीडियोस हैं वो रेगुलरली मिलता रहेगा। ठीक है, अगर आप लोग मार्जिन की बात करें, प्रॉफिट मार्जिन की बात करें, तो सबसे ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन आप लोगों को मिलने वाला है बाजरे पे, दैट इज ऑलमोस्ट 82%। आप सोच सकते हैं अगर आप 82% यानी कि अगर 100 रुपए आप खर्चा करते हैं या किसान को 100 रुपए खर्चा होता है बाजरा लगाने में, तो उसको 182 रुपीज एक, मान लो 1 क्विंटल का मिल रहा है। एक क्विंटल का तो 100 नहीं मिलेगा, इससे ज्यादा मिलेगा। ठीक है, सो दिस इज द एक्चुअली द प्रॉफिट मार्जिन। तूर दाल, सोयाबीन, उड़द दाल, ये सब में गवर्नमेंट बहुत ज्यादा इंपेटस प्रोवाइड करने की कोशिश कर रही है। बात करते हैं एमएसपी फॉर्मूला की। मैंने इसको क्यों डाला है? क्योंकि जो किसान संगठन है इस देश में, उन लोगों ने इस चीज का विरोध किया है। विरोध इसलिए किया है कि गवर्नमेंट ने एमएसपी तो बढ़ा दिया है, लेकिन इसी के साथ साथ जो फर्टिलाइजर के प्राइस हैं, इसी के साथ साथ जो एग्रीकल्चरल इनपुट्स के प्राइस हैं, उस पे गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं ला पा रही है। तो अल्टीमेटली जो एमएसपी का फायदा है वो किसानों को मिल नहीं पा रहा है। तो जो किसान कह रहे हैं, जो प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था कि हम लोग किसान के अर्निंग को डबल करना चाहते हैं, तो कैसे डबलिंग कर सकते हैं उसको, है ना। तो गवर्नमेंट के साथ साथ किसान भी ये कह रही हैं कि हम लोगों को क्या चाहिए, दैट इज द C2 और द कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट प्लस 50% ऑफ द कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट, ये दोनों मिल करके हम लोगों को जो एमएसपी है वो मिलना चाहिए। नाउ व्हाट इज C2 और द कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट? इट इज द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन
फॉर एग्जाम्पल जिसमें रेंट भी आएगा, रेंट फॉर लैंड, एंड द इंटरेस्ट दैट इज फोरगॉन ऑन द लैंड एंड मशीनरी ओन्ड बाय फार्मर, जो खुद का मशीन है या जो खुद का लैंड है उस पे जो इंटरेस्ट पे करना पड़ता है फार्मर्स को, वो भी हम इंक्लूड करते हैं इस पे। बाकी जो अपना A2 और A2 प्लस फैमिली लेबर यानी कि FL जो है, ठीक है, A2 कुछ नहीं है, A2 इज जस्ट द आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस, फार्मर्स का जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस है। फॉर एग्जांपल लोन्स जो लेते हैं वो फर्टिलाइजर्स के लिए, फ्यूल के लिए, मशीनरी के लिए, इरिगेशन के लिए, एंड लैंड का अगर कोई लीज पे अगर कोई लैंड लिया है तो दैट इज एक्चुअली द A2। बट जो किसान संगठन है वो क्या कहना चाहती है कि C2 प्लस 50% ऑफ C2 के रेट पे, यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट प्लस 50% ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट के बेसिस पे MSP मिलना चाहिए। दीज आर दी खरीफ एंड रबी क्रॉप्स। आप लोग इसको MSP को अगर अच्छे से पढ़ना है तो हमारे चैनल पे MSP का एक वीडियो पहले से है, उस पे आप लोग जाकर के MSP को एक बार देख सकते हैं, ठीक है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस, दैट्स व्हाई इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स फॉर योर मेंस एंड प्रीलिम्स, ठीक है। नाउ बात करते हैं GS1 जियोग्राफी की। GS1 जियोग्राफी कैसे, पिछले साल भी ये इंपॉर्टेंट थे, दैट इज अरेबियन सी, जिसपे हम लोगों को पहले कभी भी साइक्लोन्स देखने को मिलता ही नहीं था, बहुत कम देखने को मिलता था, उस पे अभी साइक्लोन्स बहुत फ्रीक्वेंट हो गया है। लास्ट ईयर हम लोगों ने देखा था तूते को, तुकता ही नहीं है, दैट इज तूते को मिला था, हम लोगों ने तूते देखा था लास्ट ईयर, कितना डिस्ट्रक्शन किया था उसने वेस्टर्न कोस्ट पे। इस साल बिपरजॉय, नाउ बिपरजॉय इस नाम से पता चल जाएगा कि दिस नेम इज गिवन बाय बांग्लादेश। नाउ द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने रिपोर्ट किया है कि जो साइक्लोनिक स्टॉर्म है बिपरजॉय, ये रैपिडली डेवलप कर रहा है इनटू अ सिवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म, जिसका विंड स्पीड ऑलमोस्ट 115 टू 125 किलोमीटर पर आवर है और 145 किलोमीटर पर आवर से विंड गस्ट है, और ये अप्रोच कर रहा है गोवा कोस्ट को, ठीक है। नाउ ये अनयूजुअल है बिकॉज जो एक्चुअल साइक्लोनिक विंड्स है वो डेवलप करता है मई जून एंड अक्टूबर नवंबर। साइक्लोन्स को अगर आप लोग पढ़े तो देखेंगे उसमें मई जून और अक्टूबर नवंबर के सीजन में हम लोगों को साइक्लोनिक विंड्स का डेवलपमेंट बहुत ज्यादा दिखता है, बिकॉज एट दिस टाइम देयर इज अ हाई फ्लक्चुएशन ऑफ टेम्परेचर्स इन सी एंड आउट ऑफ द सी, ठीक है। नाउ क्या कहता है कि इंक्रीजिंग सी सरफेस ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, हम लोगों को क्या दिख रहा है कि अरेबियन सी का जो टेम्परेचर है इट हैज बीन राइजिंग बाय 30 टू 32 डिग्रीज, जो एवरेज टेम्परेचर है। इसके कारण जो है साइक्लोन्स ये इंटेंसिफाइड हो रहे हैं, कहां पर, अरेबियन सी में, जो कि साइक्लोन के लिए एक बहुत अच्छा ब्रीडिंग ग्राउंड नहीं था। अब इसके कारण हम लोगों को क्या मुश्किलात झेलने पड़ सकते हैं। एक जो एल नीनो, उसके बारे में पहले से ही गवर्नमेंट ने, मतलब इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने पहले से ही हम लोगों को बता दिया था कि इस साल एल नीनो होने के चांसेस हैं। अब हम सबको पता है, ज्योग्राफी में हम लोगों ने पढ़ा है कि जब एल नीनो आता है तो एल नीनो आने से क्या होता है कि हम लोगों को इंडिया में मॉनसून में भी फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है। तो पहले से तो एल नीनो का प्रभाव बुरा था ही, उसी के साथ साथ जो पूरा मॉइस्चर है उसको अभी बिपरजॉय जो है या ये जो साइक्लोन है, ये जो मेनलैंड इंडिया है वहां से डाइवर्ट कर दे रहा है। इसके कारण क्या होगा कि जो मॉनसून होगा, मॉनसून का जो ऑनसेट है, जो साउथ वेस्ट मॉनसून केरला के साइड से जो अभी एंटर करती है इंडिया में, इस पे अभी बाधा देखने को मिलता है, ठीक है। सो एल नीनो और ये जो साइक्लोन है ये हमारे मॉनसून को वीकन करेंगी। सो देखिएगा इस चीज को, GS1 सिर्फ ज्योग्राफी से रिलेट होगा ऐसा नहीं है, ठीक है। मॉनसून को रिलेट करके हम लोग एग्रीकल्चर को भी केटर कर सकते हैं, है कि नहीं। मॉनसून और एग्रीकल्चर एक दूसरे में रिलेटेड टॉपिक्स है, तो उससे भी हम लोग इस चीज को रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं GS2 IT एक्ट, द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के बारे में। ये जो आर्टिकल है ये हिंदू में आया था, आज का है। इस पे आप देख सकते हैं
कि जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2021 और जो आईटी एक्ट 2000 है, उसके बेसिस पे गवर्नमेंट ने कहा था कि फेक न्यूज और मिस इन्फॉर्मेशन को रेजिस्ट करने के लिए, उसको रोकने के लिए, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए गवर्नमेंट खुद से या पीआईबी के अंडर में, दैट इज द प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, इसके अंडर में गवर्नमेंट क्या करेगी, एक फैक्ट चेकिंग यूनिट बनाएगी। ठीक है, इसका नोडल अथॉरिटी कौन रहेगा? द नोडल अथॉरिटी ऑफ दिस फैक्ट चेकिंग यूनिट विल बी द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसका काम क्या होगा? इसका काम होगा फेक न्यूज को बस्ट करना और मिस इन्फॉर्मेशन को आइडेंटिफाई करना। ठीक है, इसको लेकर के मीडिया हाउसेस ने बहुत सारे बातें कही हैं, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है उनके साथ भी गवर्नमेंट का जो बातचीत है वो चल रहा था। तो गवर्नमेंट ने कह दिया है कि देयर इज नो चांसेस, ठीक है ना, अंटिल जुलाई 10 तक गवर्नमेंट इज नॉट गोइंग टू नोटिफाई अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ अ फैक्ट चेकिंग यूनिट। ठीक है, इसको आप किससे रिलेट कर सकते हैं? फंडामेंटल राइट्स। कौन सा फंडामेंटल राइट्स? आर्टिकल 19, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। लेकिन आप लोग फिर कहेंगे कि फिर गवर्नमेंट ये कैसे ला सकती है? गवर्नमेंट ला सकती है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के साथ आप लोगों ने वो दूसरा भी चीज पढ़ा था, आर्टिकल 19 का सबसेक्शन 2, दैट इज इट कैन बी लिमिटेड थ्रू रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन मेड बाय लॉज ऑन द ग्राउंड। ठीक है, तो इसको गवर्नमेंट लागू कर सकती है। नाउ फेक न्यूज और मिस इन्फॉर्मेशन जो है वो इसी के कारण इस रूल में जो अमेंडमेंट है इसमें किया जा रहा है, बिकॉज फेक न्यूज एंड मिस इन्फॉर्मेशन आर नॉट ग्राउंड्स ऑन विच स्पीच कैन बी लिमिटेड। उस पे स्पीच को हम लिमिट नहीं कर सकते, किसी को ये नहीं बोल सकते कि आप कुछ मत बोलिए बिकॉज यू आर स्प्रेडिंग मिस इन्फॉर्मेशन। बट गवर्नमेंट क्या कर सकता है कि आईटी रूल्स का जो ये अमेंडमेंट है, एंड द अमेंडमेंट्स मेड टू द आईटी रूल्स डू नॉट कैविएट द रिस्ट्रेन दे प्लेस इन एनी मैनर। सो जो रिस्ट्रेन कर रही है गवर्नमेंट किसी को अपना स्पीच देने से, उसके बारे में गवर्नमेंट अभी भी क्लैरिफाई नहीं कर पा रही है। ठीक है, और जो सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज है, मतलब जो फेसबुक है, ट्विटर है, उसको भी गवर्नमेंट क्या कर रही है, उसको भी गवर्नमेंट कंपेल नहीं कर पा रही है कि आप इस चीज को अपने प्लेटफॉर्म्स पे इंप्लीमेंट करें। ठीक है, अगेन नाउ ये जो केस है आप मेंशन, इसको ध्यान रखिएगा, मुझे याद आया ये जो केस है दैट इज द श्रेया सिंगल वर्सेस द यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस था, उसमें गवर्नमेंट ने कहा था कि अ लॉ दैट लिमिट्स स्पीच कैन नीदर बी वेग नॉर ओवर ब्रॉड। ना एकदम ही वेग होगा, वेग मीन्स कि जो एकदम ही काम का नहीं है, या ओवर ब्रॉड, या बहुत ज्यादा ओवर ब्रॉड नहीं हो सकता। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैन रिलेट दिस टू द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सोशल मीडिया पे आप लोगों को मेंस का क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ही है, कोई ना कोई क्वेश्चन आपको इसमें लेना ही पड़ेगा। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फिर जो फ्री स्पीच वाला मामला है जो कि आपके इंटरनेट पे जो बैन ऑन इंटरनेट है, अभी जैसे मणिपुर में जो रायट्स हो रहे हैं, जो अभी डिस्टर्ब सिचुएशन वहां पे क्रिएट हुआ पड़ा है, उस पे इंटरनेट बैन कितना जस्टिफाइबल है, इन सब को लेकर के आप जरूर डिस्कशन में अपने आप को इस पे रिच बनाएं, ताकि आप बाद में इन सब चीजों को वाइजली डील कर पाए। ठीक है, चलिए आगे लास्ट इस आर्टिकल पे बढ़ते हैं, ये आज का लास्ट आर्टिकल रहेगा। इट इज रिगार्डिंग द GS3 एनवायरनमेंट। तो आज हम लोगों ने GS2, GS1 और GS3 तीनों के टॉपिक्स को लिए, और ये जो टॉपिक है सेक्टर कपलिंग अप्रोच, आप लोग इसको एनवायरमेंटल इथिक्स पे भी रख सकते हैं। ठीक है, जो मैंने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की बात की, उस पे भी आप लोग इथिक्स अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन ऑन द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये आप कैसे इंश्योर कर सकते हैं। कहीं पर जैसे मणिपुर का ही केस ले ले आप, वहां पर अगर आपको रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगाना है ऑन फ्रीडम ऑफ स्पीच, तो आप उसको कैसे एथिकली जस्टिफाई करेंगे। ठीक है, सो GS1, 2, 3 एंड 4 ईच एंड एवरी टॉपिक्स आर बीइंग डिस्कस्ड इन आवर करंट अफेयर्स एंड न्यूज एनालिसिस। ठीक है, बात करते हैं सेक्टर कपलिंग अप्रोच की। इसको आप एनवायरनमेंट के साथ रिलेट करेंगे कैसे कि 2020 में ये इंफॉर्मेशन आया था कि 29 ट्रिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ये जो सिटीज हैं ये एनवायरनमेंट में डंप कर रही है। देयरफॉर किसकी जरूरत है? वी नीड अ लो कार्बन सिटी, जिससे हम लोग मिटिगेट कर सके क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट्स को। ठीक है, नाउ
लो कार्बन या इवन नेट जीरो सिटीज पे कैसे जाए हम लोगों को अलग अलग सेक्टर्स को कपल करना है। फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्ट के साथ हम लोग इंडस्ट्री को रिलेट करेंगे, उसको कपलिंग करेंगे, हाउस होल्ड को रिलेट करेंगे, एनर्जी प्रोडक्शन को रिलेट करेंगे। कैसे? सोलर, जो अभी हम लोग देखेंगे गुवाहाटी में देयर आर इलेक्ट्रिक बसेस, देयर आर सीएनजी बसेस। सो क्या किया हम लोगों ने एनर्जी प्रोडक्शन को ट्रांसपोर्ट के साथ कनेक्ट कर दिया। अब इसी इलेक्ट्रिसिटी ड्रिवन व्हीकल को अगर कोई इंडस्ट्री यूज करे, सो वी कैन से हम लोगों ने 3 सेक्टर को कपल कर दिया। फॉर एग्जांपल एनर्जी प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्ट एंड इंडस्ट्री। अब इन सबको यूज करके अगर किसी हाउस होल्ड का महीने में 5,000 रुपया सेव हो रहा है, बिकॉज दैट, क्योंकि अभी वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर रहा है, खुद का ट्रांसपोर्ट यूज नहीं कर रहा है। गवर्नमेंट भी अगर चाहेगी तो गवर्नमेंट इलेक्ट्रिक बसेस, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, सीएनजी बसेस, सीएनजी व्हीकल्स, इस पे अगर जोड़ देगी तो क्या होगा, जो हाउस होल्ड्स हैं वो भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज ज्यादा करेंगी। तो इससे क्या होगा, हाउस होल्ड के पास पैसा बचेगा, जो पैसा आएगा वो फिर इकोनॉमी में जाएगा, इससे गवर्नमेंट का फायदा है। सो दिस इज हाउ वी कैन कपल डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ दिस इंडस्ट्री, दिस सिनेरियो। ठीक है, इससे क्या होगा, वी कैन एंश्योर अ लो कार्बन एमिटिंग सिटी और ऑलमोस्ट अ नेट जीरो सिटी। ठीक है, इससे हम लोग बहुत ज्यादा डीकार्बनाइज कर सकते हैं अर्बन सिस्टम को। ठीक है, क्योंकि अचानक एक सिटी को आप रिन्यूएबल एनर्जी में नहीं कर सकते रिप्लेस, उसके लिए आपको एक स्टॉप डाउन अप्रोच लेना पड़ेगा, धीरे 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 धीरे। ठीक है, इससे फायदा क्या होगा कि जो सिटीज हैं पहले से जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स या फॉसिल फ्यूल्स पे डिपेंडेंट है, वो क्या कर सकती हैं कि रेट्रोफिट एंड रीपर्पस कर सकती है अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को। किसके लिए? एनर्जी एफिशिएंसी इंश्योर करने के लिए। पब्लिक और एक्टिव ट्रांसपोर्ट लाइक बाइसाइकिलिंग, वॉकिंग, ये सबको गवर्नमेंट क्या कर सकती है कि जैसे दिल्ली में गवर्नमेंट ने बनाया, देयर आर डिफरेंट साइकिल ट्रैक्स। सो दीज आर दी एग्जांपल्स। मैं हमेशा बताता हूं छोटे छोटे स्टोरीज, जिसको हम लोग बोलते हैं, वी कॉल इट एनेक्डोट्स। एनेक्डोट्स को आप लोग जरूर लिख करके रखें। एथिक्स का जो केस स्टडी होता है उस पे अगर आप लोग एनेक्डोट्स बना लें, क्योंकि एग्जाम में जा करके एनेक्डोट्स बनाना मतलब आपको वहां जाकर के पहले रविंद्रनाथ टैगोर बनना है, उसके बाद टीना डाबी बनना है। कैसे बनेंगे वहां ऐसे? मतलब आपको एक सिविल सर्वेंट भी बनना है, सोच उसके जैसा सोच करके भी लिखना है, और कवि भी बनना है, मतलब कवि आपको कहानी बनाना है वहां। क्यों? आप लोग यहीं से छोटे छोटे स्टोरीज लेकर के जाएं। फॉर एग्जाम्पल ये जो दिल्ली गवर्नमेंट वाला स्टोरी है, ठीक है, सो दिस इज हाउ यू नीड टू डील। सो हम लोगों ने जो GS1, GS2, GS3 और GS4 का मैंने रिलेट करके आप लोगों को बताया, उस पर आप लोग गौर करें। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो पहला क्वेश्चन इट इज ऑन MSP। आप लोग इसका आंसर मेरे को कमेंट में बताएंगे कि इन केस ऑफ ऑल सीरियल्स, पल्सेस एंड ऑयल सीड्स, द प्रोक्योरमेंट एट MSP इज अनलिमिटेड इन एनी स्टेट ऑफ इंडिया। क्या ये सही है या गलत है? अनलिमिटेड है क्या? आप लोग को मैं ये रिक्वेस्ट करता हूं कि जो 1 जून 2023 आप लोगों को यहां पर आई बटन में दिख रहा होगा, ऊपर आई बटन में आप लोग क्लिक करके भी जा सकते हैं उसमें, या डिस्क्रिप्शन में भी मैं इसका लिंक दे दूंगा। 1 जून 2023 का जो करंट अफेयर्स एंड न्यूज एनालिसिस था, उसमें मैंने बात किया था कि क्या प्रोक्योरमेंट अनलिमिटेड है क्या? मान लो फिर तो कोई भी एग्रीकल्चरल लेबरर क्या करेगा, वो सिर्फ पैडी ही करेगा। क्यों? क्योंकि पैडी करने से गवर्नमेंट तो मेरा पैडी खरीदेगा ही। मैं सही या गलत नहीं बता रहा हूं, मैं आपको बस रेफरेंस बता रहा हूं। ठीक है, क्या 100% प्रोक्योर करती है क्या गवर्नमेंट? चलिए, MSP फॉर सीरियल्स एंड पल्सेस इज फिक्स्ड इन एनी स्टेट UT एट अ लेवल टू विच मार्केट प्राइस विल नेवर राइज। मतलब क्या ये वो प्राइस है, क्या ये सीलिंग प्राइस है कि इसके ऊपर प्राइस नहीं जाएगा? ध्यान दीजिएगा आप लोग, MSP का जो बात है, क्या वो सीलिंग प्राइस है कि इसके ऊपर प्राइस नहीं जा सकता, या वो ऐसा प्राइस है कि ये मिनिमम है, जो प्राइस रहेगा इंडिविजुअल भी खरीदे या गवर्नमेंट भी खरीदे, इसके ऊपर ही प्राइसेस देनी है? ध्यान रखिएगा। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? एंड द हाईएस्ट MSP इन पल्सेस इज गिवन टू मूंग। ठीक है, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे। चलिए, दूसरा जो आंसर है, विच इज द फर्स्ट स्टेट टू एम्प्लॉय द डिफरेंटली एबल्ड, यानी कि जो दिव्यांग लोग हैं, जो दिव्यांग लोग हैं
उनको क्या करना है, दी महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, दैट इज दी मनरेगा। मनरेगा में कौन सा ऐसा स्टेट है जिसने डिफरेंटली एबल्ड लोगों को भी जगह दिया है? ठीक है, मैं आपको ये दे सकता हूं एक आइडिया, इट इज समवेयर फ्रॉम द साउथ इंडिया, वहीं से ऐसा आइडिया इंडिया को मिल सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो मेंस का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप लोग कैसे फ्रेम करेंगे कि अरेबियन सी इज बिकमिंग मोर प्रोन टू साइक्लोन नाउअडेज। ठीक है, दिस इज पार्ट ऑफ इंडियन ज्योग्राफी और क्लाइमेटोलॉजी का चैप्टर है। नाउ डोंट यू थिंक इन रीसेंट ईयर्स स्ट्रॉन्ग साइक्लोन्स हैव बीन डेवलपिंग इन द अरेबियन सी मोर फ्रीक्वेंटली देन अर्लियर? हम लोग पहले से जानते थे कि बे ऑफ बंगाल जो है दैट इज अ ब्रीडिंग ग्राउंड, हम लोग बोलते थे ब्रीडिंग ग्राउंड ऑफ व्हाट? ब्रीडिंग ग्राउंड ऑफ साइक्लोन्स। लेकिन आजकल हम लोगों को अरेबियन सी में भी दिखता है। नाउ हाउ यू कैन इंट्रोड्यूस ये करोगे कि साइक्लोन्स क्या है, इंडिया में साइक्लोन्स का क्या स्ट्रक्चर है, कहां से आते हैं? साउथ वेस्ट मॉनसून, नॉर्थ ईस्ट मॉनसून, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट मॉनसून, उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, इन सब को लिखेंगे। और लास्ट में आप लोग जो डिजास्टर मैनेजमेंट का हम लोग चीजें पढ़ते हैं, ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट का जो चीजें हैं उस पर अगर हम लोग देखें तो कैसे इसके जो डिजास्टर के जो डिस्ट्रक्शन है उसको कैसे मिटिगेट किया जा सके, उसके बारे में आप लोग एक वे फॉरवर्ड जरूर इसमें ऐड करें। ठीक है, इस पे आप एनवायरनमेंट को रिलेट कर सकते हैं, कैसे? क्लाइमेट चेंज, कैसे क्लाइमेट चेंज की वजह से अरेबियन सी का तापमात्रा बढ़ रहा है, तापमान अरेबियन सी का बढ़ रहा है। सो दिस इज a टॉपिक of GS1 Indian geography, but you have to relate with disaster management, you have to relate it with environment, you have to relate it with monsoon and with Indian agriculture अगर मॉनसून आता है तो। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द करंट अफेयर्स एंड न्यूज एनालिसिस ऑफ 7th and 8th जून। मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि थोड़ा धीरज रखकर चीजों को पढ़ें, नोट्स बनाएं। अगर कोई डाउट्स आपके मन में यहां से भी आता है तो स्क्रीन पे जो दिया गया नंबर है उस पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे कोर्सेस में एडमिशन के लिए भी आप इस नंबर को ज्वाइन कर सकते हैं, या हमारे स्लाइड्स पे दिए गए क्वेश्चंस पे अगर आपको कोई डाउट्स आता है तो भी आप इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं या कमेंट पे डाउट्स रेज कर सकते हैं। हमारे जो टेक्निकल पैनल के लोग हैं वो आपको इस चीज पे जरूर हेल्प करेंगे। ठीक है, लास्ट में जाते जाते आप लोग अपने भाई बहन या जिसको भी इस सेशन की जरूरत है उसको ये जरूर शेयर करें। इसी के साथ साथ ये जो 3 years इंटीग्रेटेड सिविल सर्विस फाउंडेशन कोर्स है, दैट इज वन ऑफ द इनोवेशन ऑफ आरोहन सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट इन नॉर्थ ईस्ट। हमारे से पहले इसको किसी ने लागू नहीं किया था, हम ही पहले हैं जो हम लोगों ने 3 years इंटीग्रेटेड सिविल सर्विस फाउंडेशन कोर्स यहाँ पे लाए थे। तो मैं चाहता हूँ इसके लिए आप लोग जल्दी से जल्दी रजिस्टर करें। अगर आप नहीं करते हैं तो आप जिसको भी हेल्प कर सके इस चीज में, आप स्क्रीनशॉट लेकर के इस चीज को अपने दोस्तों पे शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो इस सेशन को अभी यहीं पे मैं खत्म करता हूं, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक शुभ रात्रि, गुड नाइट, कीप प्रिपेयरिंग वेल, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच।